हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, ये सुना सुना लगता है। हाँ, जिसने देखा होगा वो फिजिक्स वाला सर को देखा होगा, अलग पांडे सर को देखा होगा, उनका भी शुरू करने का यही स्टाइल है। बट ठीक है, वो इंस्पिरेशन है अपनी, तो क्या दिक्कत है अगर थोड़ा बहुत कॉपी कर लेते हैं उनको, तो क्या दिक्कत है कि नहीं? तो नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आयुष दीक्षित, आपका बायोलॉजी टीचर। और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी की बहुत ही बेसिक चैप्टर की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है सेल। ओ, माइक गिर गया, सॉरी 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 सॉरी, माइक गिर गया मेरा। ये कुछ शगुन होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में होते ही हैं तो इनका कुछ करा नहीं जा सकता। तो हम लोग जो चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी। आई होप, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरी हैंडराइटिंग विजिबल है या नहीं है। मैं देख कर आता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो आज हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी की। ठीक है जी, चलो। तो हम लोग देखो, हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा पढ़ाने का, वो हमने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता दिया कि ये वीडियोस जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होंगी, यानी कि जो 1 से 1.5 घंटे की वीडियोस होंगी, वो किसके लिए होगी? नीट और सारे मेडिकल एंट्रेंसेस तथा आईबीओ यानी इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, इन सब के लिए होगी। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो ये हमारी वही वाली वीडियोस हैं। तो इसमें हम लोग, अब देखो नीट की बात आ गई, तो हम लोग को कोर लेके क्या चलना है? एनसीईआरटी लेकर चलना है। तो एनसीईआरटी ही लेकर चलेंगे, और एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत बाहर भी जाएंगे, ताकि हम लोग एग्जाम के सारे स्पेक्ट्रम को, एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे बन पाए। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के थोड़ा बहुत बाहर, हालांकि हमारा सेंट्रल पार्ट एनसीईआरटी ही रहेगा, बस थोड़ा 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 बाहर घूम घूम घाम के आ जाएंगे, बाबा देख के आते क्या चल रहा है इधर उधर दुनिया में। ठीक है, चल। तो हम लोग सेल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल की बात करने से पहले बात करते हैं एक स्टेटमेंट की। क्या है वो स्टेटमेंट भैया जी? स्टेटमेंट है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो स्टेटमेंट है भैया जी, क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? अब चलो थोड़ा फील लेते हैं, फील करते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या। एक स्टेटमेंट के पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी है मैं आपको बताता हूं। ठीक है जी, समझ लो। ये स्टेटमेंट याद रखना, इसी के चारों तरफ हमारी कहानी चलेगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को मत भूलना। चलो कहानी सुनते हैं। 2 मिनट के लिए अपनी कॉपी और किताबें बंद कर दें, और मेरी बस बात सुने। ठीक है, क्या है कि एक थ्योरी है जिसका नाम है क्या? बिग बैंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी थ्योरी जो प्रूफ नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ हाइपोथेसिस मानी जा सकती है। अगर प्रूफ नहीं, तो पहले क्या होता है? हाइपोथेसिस दी जाती है। पहले क्या दिया जाता है? हाइपोथेसिस दी जाती है। पहले लोग सोचते हैं, फिर सोचने के बाद क्या करते हैं? हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस देने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये क्या बन चुकी है? थ्योरी बन चुकी है। तो पहले सोचा, हाइपोथेसिस दी, एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर क्या बन गई? थ्योरी बन गई। तो ये एक बिग बैंग हाइपोथेसिस है। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इसीलिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भी कह सकते हैं इसको, द बिग बैंग थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाए। हाँ, कई सारे थ्योरीज आए हमारे अर्थ को लेकर, मतलब हमारा यूनिवर्स कैसे बना, इस बात को लेकर कई सारी थ्योरीज आई, बट मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। तो शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं, बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि ऐसा माना जाता है एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था हमारी स्पेस में, जिससे कई सारे हमारे प्लैनेट्स बने, गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम बने, सोलर सिस्टम
कई सारे सन बने, कई सारे अदर प्लैनेट्स बने, और उन्हीं में से एक प्लैनेट था, यानी कि उन्हीं में हमारे सन का एक टुकड़ा हुआ। ये हमारा सन है, सन का एक टुकड़ा हुआ जिसका जो अलग हुआ, और इसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, अर्थ। ठीक है, अर्थ पहले क्या था, सन का एक टुकड़ा मानते हैं उसको, अर्थ को। तो अर्थ को सन का टुकड़ा मानते हैं, तो क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर शुरुआती दिनों में, मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो शुरुआती दिनों में अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत 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 हाई था। ठीक है, बात समझना, जो अर्थ थी वहां पे ओशियन ऑफ मिनरल्स था। क्या था, ओशियन ऑफ मिनरल्स, यानी इस मतलब अर्थ पे पहले शुरुआती दिनों में लावा प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, लावा। लावा के प्रेजेंट होने के कारण उसमें कई सारे मिनरल्स भी थे, जैसे मिनरल्स भी थे, साथ ही साथ हमारे कई सारे ऐसी गैसेस भी थी जो कि फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं थी, जैसे ऑक्सीजन फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं थी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। तो क्या हुआ, समय बीतता गया, टेम्परेचर क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है जी, टेम्परेचर कम हो गया। अब टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे जो वाटर था, वाटर ऊपर गया, यानी कि वाटर वेपर्स बनी, यानी कि क्या बनी, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जल वाष्प, मतलब जल का वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण बोलते हैं उसको शायद से हिंदी में, यानी वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचा। जैसे हमारा ये वेपोराइज वाटर कहां पहुंचा, एटमॉस्फेयर में, यानी कि वायुमंडल में पहुंचा, वहां उसको थोड़ी और ठंडक मिली। ठंडक मिलने के कारण वो क्या हो गया, बारिश बन के नीचे आ गया। ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर वेपोराइज हुआ, फिर बारिश बनी, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, वेपोराइज हुआ, फिर बारिश हुई, नीचे आ गया। ऐसा कई सौ सालों तक चलता रहा, कई सौ सालों तक चलता रहा, कई सौ सालों तक चलता रहा, जब तक हमारी अर्थ पूरी तरह ठंडी नहीं हो गई। ठीक है, जब तक हमारी अर्थ पूरी तरह क्या नहीं हो गई, ठंडी नहीं हो गई, ये प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, जब ये प्रोसेस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ऐसे प्रोसेस चलता रहा, तो क्या हुआ, हमारे कुछ अमीनो एसिड मिले, यानी ग्लाइसिन मिला, हमको ग्लाइसिन मिला, और सेरीन मिला, और एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड था या एनिलीन था, एस्पार्टिक एसिड ही था। ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और सेरीन, ये तीन अमीनो एसिड मिले, और इन तीन अमीनो एसिड ये क्या है, हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। बात समझना, बच्चा अभी कहानी समझो, बस ये मत सोचो सर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं, अभी बस कहानी समझो, और फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। 2 मिनट मतलब 5-7 मिनट रुको, फिर तुमको खुद समझ में आने लगे सर क्या बता रहे थे। ठीक है, तो ये हम लोग ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और सेरीन मिला। ये मिलने के बाद ये हम लोग इनको क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, समझना। ठीक है, तो क्या हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट, ब्लास्ट से कई सारे सन्स बने, कई सारी गैलेक्सीज बनी, कई सारे सोलर सिस्टम बने। उसमें से हमारे सन का जो टुकड़ा था वो है अर्थ, जहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाया। समझना, अब बात को समझना। ठीक है, और उसके बाद अर्थ पे कई सौ सालों तक पानी भाप में बना, फिर भाप बारिश हुई, फिर से पानी भाप बना, फिर बारिश हुई। तो अर्थ को ठंडा करने वाला ये प्रोसेस था। इसी प्रोसेस के कारण अर्थ ठंडी हो पाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी बात समझते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब ये देखो बायोमोलिक्यूल्स बन गए। अब हमको ये बताओ, क्या इन बायोमोलिक्यूल्स में लाइफ है? क्या ये बायोमोलिक्यूल्स जिंदा है? कॉमन सेंस वाली बात है। अब तुम एक केमिकल लो, क्या वो केमिकल जिंदा है? नहीं। आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे? नहीं। ठीक, वो केमिकल जिंदा नहीं है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये बायोमोलिक्यूल्स जब बने उसके बाद क्या हुआ? अब देखो, इन बायोमोलिक्यूल्स में सबसे प्रोमिनेंट यानी कि सबसे प्रमुख एलिमेंट कौन कौन से थे? कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। ये तीन तो अमीनो एसिड के एग्जांपल है। ये क्या है? अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड के एग्जांपल है। ऐसे कई सारे और भी बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन बने होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बने होंगे, ऐसे कई सारे और भी बायोमोलिक्यूल्स बने होंगे, तब जाके अभी उनमें
तब जाके सेल का कहीं फॉर्मेशन हुआ होगा, अभी समझना, उस पर भी आएंगे। तो इनका जो प्रमुख एलिमेंट था, मतलब सारे बायोमोलिक्यूल्स का प्रमुख जो एलिमेंट्स है वो है कौन, यानी कि CHON, कौन, ठीक है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या ये इनमें से कोई भी एलिमेंट लिविंग है? क्या इनमें से किसी भी एलिमेंट में प्राण है, जीवित है क्या कोई? नहीं, ठीक है। अब बात समझ, अब ये देखो बायोमोलिक्यूल्स बने, क्या बने अभी हमारे, क्या बने, बायोमोलिक्यूल्स, क्या बने, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बनने के बाद क्या बना, एक स्ट्रक्चर है, बस नाम याद रखना, प्रोटोबायोन। क्या बना, प्रोटोबायोन, यानी, और प्रोटोबायोन भी नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। प्रोटोबायोन क्या है, नॉन लिविंग। हालांकि प्रोटोबायोंट में हमारे लाइफ देने की क्षमता है, परंतु ये खुद क्या है, नॉन लिविंग है। अभी इसमें लाइफ आई नहीं है, बस लाइफ को ग्रहण करने की क्षमता है, ठीक है। अब प्रोटोबायोंट के बाद क्या बना, प्रोटोबायोंट के बाद बना हमारा सेल। अब देखो एक बात बता दे, एक बात, एक ट्रिक याद रखना, बायोलॉजी में प्रो हो गया, प्री हो गया, या प्राई हो गया। प्रो, प्री और प्राई, ये जो तीनों शब्द हैं वो हमेशा किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जब किसी ओल्ड चीज यानी किसी पुरानी चीज की बात कर रहे हो, तब ये तीनों शब्द प्रो, प्री और प्राई यूज किए जाते हैं जनरली। बायोलॉजी कुछ नहीं है बच्चा मेरा, बायोलॉजी बस एक वोकैबुलरी का खेल है, पूरे शब्दावली का खेल है। बात समझ में आ रही? चल देखो, तो प्रोटोबायोन बना, प्रोटोबायोंट बनने के बाद क्या बना, सेल। अब यहां तक लाइफ क्या थी, नहीं थी, यहां तक क्या लाइफ नहीं थी। सेल हमारा पहला स्ट्रक्चर बना, पहला स्ट्रक्चर बना सेल, जिसमें लाइफ आ गई। क्या आ गई, लाइफ आ गई। बात समझ में आई? सेल हमारा पहला ऐसा स्ट्रक्चर बना पूरे नेचर में जिसमें क्या आ गई, लाइफ आ गई। कहानी में मजा आया? क्या हुआ, पहले बिग बैंग थ्योरी हुई, फिर सन बने, सन से हमारी अर्थ बनी, अर्थ से हमारा, अर्थ पे कई सौ सालों तक बारिश चलती रही, बारिश चलने के बाद बायोमोलिक्यूल्स बने। मेनली कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स बने, ग्लाइसिन, जो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मेनली कौन कौन से अमीनो एसिड बने, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और सेरीन, ये तीन मेनली अमीनो एसिड्स बने। और कई सारे बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, मैं बने थे, बट एनसीईआरटी में इनका जिक्र दे रखा है क्लास 12th में उरे मिलर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो चीज बता दी यहाँ पर। तो क्या, कई सारे बायोमोलिक्यूल्स बने, बायोमोलिक्यूल्स बनने के बाद किसकी संरचना बनी, प्रोटोबायोंट की, जो कि सेल से पहले बनने वाली संरचना थी। देखो, प्रो का मतलब पहले, प्रो का मतलब क्या, प्रो का मतलब पहले, तो किसके पहले, सेल के पहले, है ना। तो प्रोटोबायोंट किसके पहले बनी, सेल के पहले। और सेल हमारी वो संरचना है जिसमें नेचर में पहली बार लाइफ आई थी। भाई साहब, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं आ गई होगी। यदि नहीं आई हो तो आप लोग क्रैश स्टार क्लासेस के चैनल पर कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट छोड़ दीजिएगा, सर जी समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है जी। और हाँ, अब लेक्चर्स जहाँ तक रेगुलरली आएंगे, थोड़ा हेल्थ इशू के कारण लेक्चर नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी, कौन सी पहली स्टेटमेंट सर जी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो हम लोगों ने समझ ली। क्यों उसको ऐसा बोला जाता है, क्योंकि नेचर में सेल से छोटी, अच्छा इसको 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 एक और चीज से समझ सकते हैं, इसको एक और चीज से समझ सकते हैं, बात समझिएगा। देखो, छोटी क्लासेस में, मतलब 7th 8th 9th तक आप लोगों ने 10th तक पढ़ा होगा कि सेल के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये हमारा राइबोसोम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है,
ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है जी। और ये क्या है हमारा, सेंट्रियोल है, ठीक है। दूसरी तरह से मैं इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से समझा रहा हूं, कैसे समझ बात। अब देखो मैं बोल रहा कि सेल के किसी भी कंपोनेंट को देखो, अब देखो सेल में जितने भी कंपोनेंट होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि सेल की साइज से छोटे ही होंगे, हाँ या ना, कॉमन सेंस वाली बात है। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं मैं आपको, ये मेरे पास ये इन्वर्टर का टेस्टर रखा हुआ था, टेस्टर का इंडिकेटर है। अब देखो ये इंडिकेटर का बॉक्स है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं अगर इस इंडिकेटर को इस बॉक्स में फिट होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो खांचे बने हैं, ये जो क्या बनी है, खांचे बनी है, इनसे क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तभी तो ये फिट हो पाएगा। तो ये देखो ये मैंने क्या कर दिया, इसको फिट कर दिया। जब ये जो इंडिकेटर था इन खांचों से छोटा था तभी तो इसके अंदर फिट हो पाया, बात समझ में, तभी तो इसके अंदर आ पाया। तो सोचो ना कि सेल्स के अंदर जो भी चीजें होंगी वो ऑब्वियस सी बात है सेल से छोटी होंगी, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ठीक है। आप लोग बोल दिया करो, मेरे को सुनाई दे जाता है, ठीक। देखो अब सेल के अंदर कोई भी चीज, जैसे न्यूक्लियस है सेल से छोटा है ना, राइबोसोम है सेल के पूरे साइज से छोटा है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के पूरे साइज से छोटा है कि नहीं, सेंट्रियोल है सेल के पूरे। पर अगर हम लोग इनमें से किसी भी कंपोनेंट को ऐसे बाहर निकाले, जैसे मैंने क्या किया, मैंने सेल ली, मैंने सेल से क्या किया, मैंने ये न्यूक्लियस निकाल के यहां रख दिया, मैंने क्या किया, न्यूक्लियस निकाल के, मार्कर कहां गया सर जी, मार्कर ये रहा, मिल गया, मिल गया। हाँ मैंने ये क्या किया, मैंने इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल के ऐसे रख दिया। क्या ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर पाएगा, कॉमन सेंस से बात करो ना, क्या ये न्यूक्लियस सेल के बाहर एग्जिस्ट कर पाएगा, सेल का न्यूक्लियस कर पाएगा, नहीं कर सकता भैया, नहीं कर सकता। ठीक, ठीक है। अब जैसे मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल के रख दिया, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट कर पाएगा खुद पे, नहीं कर सकता, बात माना करो, नहीं कर सकता, समझना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल के रख दिया मैंने, ठीक है, क्या कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर निकाल के रख दिया, क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बस समझना। तो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए क्या, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए क्या, सेल सबसे छोटी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती भैया, बात माना तो पक्की बात है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ which can exist independently in, sorry, I'm sorry, you know, I have done my graduation from Oxford University, America. हाँ चलो चलो, cell is the smallest unit with, cell is the smallest unit of life which can exist independently, सबसे जीवन की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सके, समझ में आई बात, उसी को बोलते हैं क्या, सेल बोलते हैं, ठीक है बच्चा जी। चलो ये स्टेटमेंट मैंने आपको दो तरह से समझाई, एक तो ऐसे समझा दिया और एक वो जो इवोल्यूशन वाली थ्योरी थी वैसे भी समझा दिया, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज है, एक कहानी सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है। समझो कि आप और आपके वो, कौन, वो, हाँ वही, हाँ वही भैया जो समझ रहे हो आप और आपके वो निकले हैं घूमने टहलने सुबह सुबह वॉक पे, कहाँ पर, वॉक पे, ठीक है। जाओगे ना, इतना तो कर ही लोगे अपने उनके लिए, खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गंदी गंदी बात, छी, सुबह पहली क्लास है, अच्छी अच्छी बातें करो। वॉक पे निकले हैं, तो वॉक पे निकलते निकलते आप लोगों ने क्या क्या देखा, एक टेंपल देखा, मान टेंपल कैसे बना, चर्च बना देते हैं यार, ठीक है,
आप लोगों ने जिसका जो भी धर्म है वो बना लेना यार, टेम्पल बना लेना, चर्च बना लेना, मस्जिद बना लेना, गुरुद्वारा बना लेना, जो भी धर्म हो वो बना लेना। पहला मतलब रिलीजियस प्लेस, खत्म हुआ। रिलीजियस प्लेस, कोई भी कंट्रोवर्शियल बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। रिलीजियस प्लेस, आप लोग वॉक पे निकले, पहला आपने रिलीजियस प्लेस देखा, फिर आपने क्या देखा, एक हॉस्पिटल देखा, ठीक। एक क्या देखा, ये क्या है, हॉस्पिटल, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, एक स्कूल देखा, क्या देखा, स्कूल देखा। चौथा आपने क्या देखा, एक एमएलए का बंगलो देखा, एमएलए का बंगलो देखा, ठीक है जी। एमएलए का बंगलो देखा, स्कूल देखा, हॉस्पिटल देखा, और एक पांचवी चीज आपने देखी, एक मिडिल क्लास आदमी का, यानी कि एक मिडिल क्लास आदमी का घर देखा, ठीक है। ये चार पांच चीजें आपने देखी, ठीक है जी। अब इन सब चार पांच चीजों में देखो, एक रिलीजियस प्लेस है, मतलब मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आप समझो, जिस भी धर्म को हो, सारे धर्मों को नमस्कार, ठीक है। रिलीजियस प्लेस देखी, फिर हॉस्पिटल देखा, फिर स्कूल देखा, फिर एमएलए का घर देखा, फिर क्या देखा, एक मिडिल क्लास आदमी का घर देखा, ठीक है। इन सब चीजों में एक चीज बता दो जो कॉमन हो, कोई एक चीज, इन सब स्ट्रक्चर्स में, इन सब बिल्डिंग्स में, इन सब एंटिटीज में एक भी चीज जो कॉमन हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक जवाब सोचा होगा, वो है इसको बनाने वाली ईंट। ये सारी प्लेसेस एक जगह आके कॉमन है, वो है इनको बनाने वाली ईंट। सारी एक ही तरह की ईंट की तो बनी होंगी भैया, हाँ या ना, है कि नहीं। सारी प्लेसेस को बनाने वाली जो कॉमन चीज है ईंट है, ठीक है। जिस तरह ये सारी प्लेसेस की कॉमन चीज क्या है, ईंट, उसी तरह सारी लिविंग बींग्स से मेरा मतलब है, सारी लिविंग बींग्स से मेरा मतलब है क्या क्या, लिविंग बींग से मतलब है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, एनिमल, प्लांट, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंजाई, एवीज, एनिमल, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, जो जो लिविंग बींग्स है पूरे जहान में जो जो लिविंग बींग्स है, उन सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा, वो होगा क्या, सेल। सेल के बिना ही कोई भी लिविंग बींग एग्जिस्ट कर जाए पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए सेल को बोला गया क्या, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चा, एक स्टेटमेंट के पीछे इतनी सारी कहानियां छुपी हैं। एनसीईआरटी कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। लोग बोलते भैया इतनी पतली सी किताब में कितना ही ज्ञान आ जाएगा। भैया एनसीईआरटी गागर में सागर वाला खेल है, ठीक है जी। हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी अपने आप में पूरा एक सिलेबस है, उसका एक एक शब्द पूरा एक एक सिलेबस। मैंने आपको देखो, मुश्किल से मैं देखता हूं एक मिनट कितना टाइम हो गया। अच्छा, 23 मिनट हो गया। मैं आपको एनसीईआरटी की सिर्फ एक लाइन का मतलब समझा रहा हूं। सोचो एनसीईआरटी अपने आप में कितनी गहरी है, ठीक। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, सिलेबस की चिंता मत करना। अगर मैं पढ़ाने पे आ गया, मैं 2-2 घंटे का लेक्चर भी डालूंगा, 1.5-1.5 घंटे का लेक्चर भी डालूंगा, बट थोड़ा समझ जाओ कि चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अगली स्टेटमेंट क्या लिखी है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी की अगली स्टेटमेंट क्या लिखी है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, हमको एनसीईआरटी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें समझ में आता होगा क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स,
some are composed of single cell, composed of single, चुभता है ना ये वर्ड, सिंगल cells are called unicellular, are called unicellular, and some are composed of many cells called multicellular. ठीक है जी, बात समझना बड़ी प्यारी बात है. अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि देखो एमएलए का घर हो, हॉस्पिटल हो, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस हो, कोई मिडिल क्लास आदमी का घर हो, स्कूल हो, सब लोग की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? ईंट है. सारी बिल्डिंग्स की बेसिक यूनिट क्या है? ईंट है. उसी तरह सारे लिविंग बींग्स की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. ठीक. अब देखो जो सेल्स, जो हमारी लिविंग बींग्स होती हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से ही बनी है. यानी कि जो लिविंग बींग की, ये मान लो एक हमारा बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया, जो लिविंग बींग की पूरी बॉडी, ये हमारा एक बैक्टीरिया है, इसको क्या बोलेंगे? एक बैक्टीरिया. ठीक है. एक बैक्टीरिया मतलब ये एक सेल भी कह सकते हैं हम, वन सेल. वो क्या, समझना बात को, एक बैक्टीरिया एक सेल है. ठीक है. एक हमारा ये हो गया. हम दूसरा हमारा एक यूकैरियोट हमने ले लिया, मान लो यूकैरियोट, ये हमारा ह्यूमन. ठीक है. अब देखो ह्यूमन के अंदर कई सारी सेल्स है. ह्यूमन के अंदर एक सेल हम लोग निकाले, मान लो हम लोग एक गाल की सेल निकाली, गाल की सेल निकाली, तो ये हमारी एक सेल है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है. अब हम लोग एक गाल की सेल निकाल के ये थोड़ी ना बोलेंगे कि देखो इंसान खड़ा है, नहीं ना. पर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को निकालना, हम ये भी बोल सकते हैं देखो ये एक सेल है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं देखो ये पूरा पूरा एक बैक्टीरिया है. बात समझना है बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं जिनकी पूरी बॉडी, मान लो मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गया तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल, एक टाइप के सेल नहीं, सिर्फ एक ही सेल से पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी. बात समझे. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनकी पूरी की पूरी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी. अब बात समझना, एक चीज नोट कर, इस स्टेटमेंट को नोट करना, जो इसके पहले वाली स्टेटमेंट थी वो भी नोट करना. ठीक है. इस स्टेटमेंट में क्या नोट करना अभी नहीं, जब पूरा समझा दे तब नोट करना, जब हम बोलेंगे तब. ठीक है. क्या कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं? यूनिसेल्युलर, देखो सेल के बेसिस पे, यानी कि सेल हमारी नई टाइप की या पुरानी टाइप की, उस बेसिस पे सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? सेल को और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट. यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल को इन दो पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं. कैसे? मैंने बोला था कि बायोलॉजी पूरा का पूरा शब्दावली का खेल है, पूरा का पूरा वोकैबुलरी का खेल है. कैसे? अगर यू का मतलब, यू शब्द जो होता है उसका मतलब होता है एडवांस. क्या? एडवांस. ठीक है जी. यू शब्द का मतलब होता है एडवांस, और कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है. कैरियन शब्द का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस. और यू शब्द का मतलब क्या होता है? एडवांस. जिसका न्यूक्लियस एडवांस टाइप का हो, जिसका न्यूक्लियस एकदम नया नया हो, उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट. ठीक है. जिसका न्यूक्लियस प्रो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रो, प्री, प्राय, ये तीन शब्दों का यूज कहां करते हैं? जब हम लोग प्रिमिटिव चीजों की, पुरानी चीजों की, ओल्ड चीजों की बात कर रहे हो तब उनका यूज करते हैं. प्रो का मतलब क्या होता है? पुराना, या प्रिमिटिव. ठीक है. प्रो शब्द का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव. और कैरियन शब्द का अभी बताया मैंने, न्यूक्लियस.
जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो प्रोकैरियोट, जिसका न्यूक्लियस एडवांस टाइप का हो यूकैरियोट। बच्चा बस इतना ये दो टर्म याद रखना है, इसके डिटेल में भी चलेंगे कि यूकैरियोट सेल कैसी दिखती है, प्रोकैरियोट सेल कैसी दिखती है, सब कुछ पढ़ेंगे। बस इतना अभी याद, अभी के लिए इतने ये दो शब्द याद रखना, ठीक है, समझ। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट में कौन आते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट में कौन आता है? प्रोटिस्टा। एग्जांपल नोट कर लेना, मतलब एग्जांपल नहीं है ये, एक क्लास है प्रोटिस्टा, ठीक है। और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट में कौन आएगा? आएगा मोनेरा। कौन आएगा? मोनेरा, मोनेरा, ठीक है। और मल्टी सेल्युलर में कौन कौन आता है भाई साहब? एनिमल आता है, प्लांट आता है, फंजाई। समझे कि नहीं बउआ? समझे कि नहीं? एनिमल बउआ या बउए, आई एम नॉट जेंडर बायस, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एनिमल आता है, प्लांट आता है और फंजाई आता है, ठीक है। ये तीन आते हैं हमारे मल्टी सेल्युलर में। यूनिसेल्युलर में यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा, और प्रोकैरियोट है मोनेरा। और हाँ, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? यूकैरियोट। मल्टी सेल्युलर है तो भाई साहब यूकैरियोट ही होगा, ऐसा ही देखा जाता है, ऐसा ही अभी तक देखा गया, ठीक है। तो चाहे हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सब के सब किससे बने होते हैं? सेल से। जब बॉडी एक ही सेल से बनी हो तो उसको यूनिसेल्युलर बोल देंगे, जब बॉडी कई सारे सेल से बनी हो उसको बोल देंगे मल्टी सेल्युलर। बस समझ आए बात? अब देखो बात समझना, ये हम लोग हैं, हमारा ब्रेन में कौन सी सेल्स होंगी? न्यूरॉन सेल्स। हार्ट में कौन सी सेल्स होंगी? हार्ट सेल। लीवर में कौन सी सेल होगी? हेपेटोसाइट सेल्स, ठीक है। पेट में कौन सी सेल्स होंगी? गॉबलेट सेल्स। स्किन में कौन से सेल्स? एपिडर्मल सेल्स। ऐसे कई सारे सेल्स से हम लोग बने हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे अंदर तो कई सेल्स के कई टाइप भी आ जाते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, पर उसमें भी कई सारी लेयर होती है, जैसे एक लेयर हो गई, दो लेयर हो गई, तीन लेयर, ऐसे, ठीक है जी। बात समझे? पक्की बात है, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना, नोट कर लो। मिटार रहे, मिटार दे रहे, मिटार। हमारे अम्बुज सर भी यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं आज हमारा, है ना? वही बायो सीख रहे हैं बढ़िया से एकदम। वो आप लोग के लिए अगला लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया नोट्स के साथ। ठीक है, अगला स्टेटमेंट ये लिखा है भाई साहब, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इस स्टेटमेंट को। स्मॉलेस्ट थिंग which is capable of independent existence। मैंने वो बात पहले एक्सप्लेन कर दी है कि सेल सबसे छोटी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करती। देखो कोई भी हमारा जैसे केमिकल सब्सटेंस हो गया, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्या ये इनमें प्राण है? नहीं है। इनसे क्या बने थे? बायोमोलिक्यूल्स बने थे, क्या उनमें प्राण थे? नहीं थे। उसके बाद क्या बना था? प्रोटोबायोंट बना था, क्या उसमें प्राण थे? नहीं थे। उसके बाद क्या बना था? सेल बना था, उसमें प्राण थे? जी हाँ, उसी में तो लाइफ थी, उसी से तो लाइफ की शुरुआत हुई है, ठीक है, समझना। उसके बाद मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था? दूसरा तरीका ये बताया था, जैसे सेल है, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, वैक्यूल है, ये सब, अगर इन सब कंपोनेंट्स को हम लोग बाहर निकाल निकाल के रख देंगे, क्या ये लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे? क्या ये लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जीवित रहने के लिए सबका एक साथ होना जरूरी है, सबका एक संरचना बनाना जरूरी है। उस संरचना का नाम क्या है? सेल, ठीक है। उस संरचना का नाम क्या है? सेल। सेल ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, वही स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ सेल। क्या लिखा है? अब यूनिसेल्युलर की मैंने पिछली मतलब
इससे पहले जो मिटारा है उसमें मैंने बताया था यूनिसेलुलर की दो क्लासिफिकेशन, दोनों क्लासिफिकेशन आप लोग नीचे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट सेल, ठीक है जी। उसके बाद लिखा एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि सेल से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो एग्जिस्ट कर जाएगा नेचर में इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से वो एग्जिस्ट कर जाएगा। ये गारंटी सेल से छोटा कोई भी यूनिट नहीं देता। ना माइटोकॉन्ड्रिया दे सकता है, ना न्यूक्लियस दे सकता है, ना हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी नहीं दे सकता, भले ही वो हमारा कितना भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हो। समझ में आई बात? समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नीट में कई बार नीट और एआईपीएमटी दोनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। क्या है स्टेटमेंट? सेल इज द फंडामेंटल एंड fundamental, structural and functional unit of life। सेल हमारा, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बनेगा, है कि नहीं। अब जैसे एक छोटी सी मेरे को बात बताना, हम लोग एक फैक्ट्री लगाते हैं, सुनो, हम लोग एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, तो पहले क्या, पहले मशीनें इंस्टॉल करते हैं ना, पहले उस फैक्ट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना पूरा अच्छे से, पहले मशीनें इंस्टॉल करेंगे तभी तो वो फंक्शन करेंगी। पहले तो वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, फिर उसके अंदर मशीनें लगाते हैं, फैक्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। उसके बाद ही तो उन मशीनों को चलाने का काम, रॉ मटेरियल उसके अंदर डालते हैं, उसके बाद हम लोग को तैयार हुआ प्रोडक्ट मिलता है। तो पहले स्ट्रक्चर बनता है, फिर क्या होता है, फंक्शन होता है। यही नीट आई थिंक 2015 या 2014 को क्वेश्चन है, उसने बोल दिया था सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, या फिर सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। एक सेकंड, चलो हाँ, तो सेल हमारा जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, यानी पहले स्ट्रक्चर बनता है और फिर क्या होता है, फिर हमारा फंक्शन होता है। बात समझ में पक्की बात है। चलो, तो ये स्टेटमेंट अच्छे से नोट कर लें, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, चलो अब बात करते हैं साइटोलॉजी। चलो, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। बाकी साइटोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी मतलब फादर ऑफ सेल बायोलॉजी किन्हें कहते हैं, सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए और हम लोग के साथ बायो सीखते रहिएगा। आपकी अपनी क्लासेस, ट्राई स्टार क्लासेस में सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियोस आए तो आप समझ सकें, ठीक है। और हाँ, प्लीज शेयर जरूर करिएगा, अगर पसंद आया हो तो, और नहीं पसंद आया तो जरूर मुझे मेरी कमियां बताइएगा, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, ताकि मैं और अच्छे से इंप्रूवमेंट करके आप लोग को ऑनलाइन ये कंटेंट डिलीवर कर सकूं। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।